गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नाम है द रोलेट एक्ट सेकंड। ठीक है, 1.2 एनसीईआरटी के अंदर यदि आप देखोगे तो 1.2 में आपको देखने को मिलेगा रोलेट एक्ट। ठीक है, जो हमारी जो प्रीवियस जो वीडियो थी, पिछली जो वीडियो थी, उसमें हमने रोलेट एक्ट के बारे में बात की थी। ये हमारा जो टॉपिक था, पिछला जो टॉपिक था, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वजह से हमने इस टॉपिक को दो पार्ट में बांटा है। पहला जो पार्ट है हमारा रोलेट एक्ट फर्स्ट का, और सेकंड पार्ट हमारा रोलेट एक्ट सेकंड का। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम ही है रोलेट एक्ट सेकंड। ठीक है, एक बार हम अपनी जो प्रीवियस जो वीडियो थी उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि 1915 में महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ था। उसके आने के बाद एक साल बाद उन्होंने देश का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उन्होंने एक मूवमेंट किया था जिसका नाम था चंपारण। ठीक है, वो मूवमेंट किया था 1916 में। उसके एक साल बाद 1917 में उन्होंने एक और मूवमेंट किया था जिसका नाम था खेड़ा मूवमेंट। ठीक है, उसके एक साल बाद उन्होंने एक और मूवमेंट किया था जिसका नाम था अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ उन्होंने एक मूवमेंट किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट। ठीक है, उसके एक साल बाद लगातार एक साल के बाद उन्होंने मूवमेंट किए थे। 1919 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। ठीक है, ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था, इसे काला कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें क्या था कि इसके पास जो पावर थी कि वो जितने भी राजनीतिक गतिविधि होती है उन गतिविधियों को दबा सकता है। जितने भी राजनीतिक कैदी होते हैं उनको 2 साल तक बिना पूछे उनको कैद में डाला जा सकता है। ये बड़ा ही बेकार कानून था। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन किए थे, मूवमेंट्स किए थे, लेकिन ये मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स बड़ा भी हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी थे ये अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि ये हिंसा नहीं चाहते थे। उसके बावजूद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद भी लोगों ने बसों को जला दिया था, स्टेशनों को फूंक दिया था, बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। उसके बाद लास्ट में एक गांव था, पंजाब का एक गांव था, गुज्जरवाला गांव था, जो अब फिलहाल पाकिस्तान में है। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने बमबारी की थी जिससे कि पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया था। जी, पूरा गांव नष्ट हो गया था, तो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इसको क्षति पहुंची, मन को क्षति पहुंची, और उन्होंने क्या कर दिया, रोलेट एक्ट को वापस ले लिया था। ठीक है, अब जब रोलेट एक्ट को वापस ले लिया है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारा अपना आज का जो टॉपिक है शुरू होता है। ठीक है, तो हमने जो कुछ पॉइंट लिखे हैं हुए हैं, हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए जाते हैं और समझते हुए जाते हैं। सबसे पहला हमने पॉइंट ये लिखा है, व्हाइल द रोलेट एक्ट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट। ठीक है, जो ये रोलेट एक्ट सत्याग्रह था ये बहुत ही बड़ा आंदोलन था, बहुत बड़ा मूवमेंट था। लेकिन फिर भी क्या था कि इट वाज स्टिल लिमिटेड टू सिटीज़ एंड टाउन्स। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कुछ से लिमिट जो सिटीज़ थे, टाउन्स थे, वहाँ तक ही ये सीमित था। ठीक है, उसके बाद क्या था कि महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी एक ऐसा मूवमेंट चाहते थे कि पूरे भारत में एक जन आंदोलन वाला मूवमेंट चाहते थे जिसमें हर कम्युनिटी के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या अदर जितने भी कास्टिज्म के लोग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी क्या करें उस मूवमेंट्स में भाग ले। ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी एक मूवमेंट चाहता था। बट ही वॉज सर्टेन विद नो लंच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। लेकिन ऐसा जो मूवमेंट था, ऐसा मूवमेंट संभव तभी हो सकता था जब क्या हो सकता था कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों क्या हो, एक हो। ठीक है, एक साथ मिलकर कोई मूवमेंट करे, एक साथ मिले तो क्या होगा, तभी कोई ये चीज़ संभव हो सकती है कि पूरे भारत में एक जन आंदोलन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। ठीक है, ये कभी तब संभव हो सकता, महात्मा गांधी का कहना था कि ये तभी हो सकता है जब हम क्या करें, खिलाफत जो इशू था उस समय का, उसमें हम दोनों हिंदू और मुस्लिम क्या करें, मिलकर काम करें तो और एक बड़ा आंदोलन बनाए, तभी ये संभव हो सकता है। ठीक है, क्या था खिलाफत आंदोलन, हमने अपनी जो हमारा जो चैप्टर था उसमें सबसे पहला हमने पॉइंट देखा था कि सबसे पहला देखा था कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ चुके हैं, हम अब खिलाफत मूवमेंट्स के बारे में अब पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। तो ठीक है, तो ये क्या है, खिलाफत के बारे में देखते हैं क्या है खिलाफत। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोवन
तुर्की, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो मेन जो जिसने भाग लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो मेन जो थे उसमें थे ओटोमन टर्की, ठीक है। ओटोमन तुर्की की हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। हमने बताया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो दो शक्तियों के बीच में हुआ था। पहले में आता था ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी एंड जर्मनी, ठीक है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और जर्मनी पहले में आते हैं। दूसरे में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में अमेरिका इसमें शामिल होते हैं। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। इन जो तीन कंट्री हमने बताई है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एंड टर्की, और दूसरे के साथ होती है फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और बाद में अमेरिका उसमें शामिल होते हैं। इन दोनों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, जिसमें जो पहली हमने बताई है उनकी हार हो जाती है। हार में क्या था, टर्की भी शामिल था। उस टर्की की हार होने के बाद क्या होता कि एंड देयर वर रिमोरियस दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी imposed on the Ottoman Emperor, ठीक है, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। क्या है कि हमने बताया है कि ओटोवन जो टर्की है उसकी फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार हो जाती है। हार होने के बाद ये रिमोरियस थी, ये लोगों के दिमाग में ये बात थी कि क्या होगी कि ओटोवन एम्पायर, ओटोवन जो एम्पायर था एंड ओटोवन जो शासक था उसके साथ एक हार्श पीस ट्रीटी यानी कि एक सख्त शांति संधि की जाएगी, जिसमें कि जितने भी जो ये ओटोवन जो एम्पायर है इसके साथ बड़ी सख्ती से कोई संधि लागू की जाएगी, जिससे कि इसकी जितनी भी पावर है, जितनी भी इसकी महानता है, ये सारी सारी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या था कि द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा, जो ये ओटोवन जो एम्पायर जो टर्की था, इसे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का, पूरे इस्लामिक जितने भी मुस्लिम वर्ग है या पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुसलमान हैं, ये आप इसे क्या मानते हैं, इसे अपना आध्यात्मिक नेता, अपना आध्यात्मिक लीडर मानते हैं, ठीक है। जिसे ये क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। हमने अपने इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बार पढ़ा है कि खलीफा का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। ये जो खलीफा है ये वही खलीफा है। इंडियन के जितने भी मुस्लिम्स, जितने भी किंग्स वगैरह हुए हैं, वो सभी किसे मानते हैं, अपना जो प्रमुख जो लीडर मानते हैं, वो इस ऑस्ट्रियन जो टर्की है इसका जो रूलर है उसको अपना नेता मानते हैं, सबसे बड़ा नेता मानते हैं, खलीफा कहते हैं, ठीक है। टू डिफेंड द खलीफा टेम्परल पावर, ठीक है। और क्या है कि हम क्या करें कि जो खलीफा है इसकी जो शक्ति है इसको बरकरार रखने के लिए हम क्या करें, एक मूवमेंट्स करें, जिसे हम खिलाफत मूवमेंट्स कहते हैं। ऐसा एक पूरे वर्ल्ड में एक मूवमेंट होना चाहिए और इंडिया में भी ऐसा मूवमेंट्स हुआ था, ठीक है। ए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919, ठीक है। और एक कमेटी बनाई गई थी, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी मार्च 1919 में। कहाँ पर बनाई गई थी, बॉम्बे में बनाई गई थी, बम्बई में बनाई गई थी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है कि खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था। तो खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था मार्च 1919 में। कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था बम्बई में, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम क्या करें, एक ऐसा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट करें, एक ऐसा जन आंदोलन करें जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठा हुए, ठीक है। उसमें क्या था कि जितने भी मुस्लिम के यंग लीडर्स थे, जिसमें से मेन रूप से दो ब्रदर्स का, दो भाइयों का नाम आता है, एक है मोहम्मद अली और एक है शौकत अली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के साथ डिस्कस की, महात्मा गांधी के साथ बातचीत की कि हम क्या करें, आप हमारे साथ हो और एक ऐसा मूवमेंट बनाए जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ आए और जो ऑस्ट्रियन जो टर्की है जिसके खिलाफ एक बहुत ही सख्त नीति, सख्त ट्रीटी अपनाई जाएगी, उससे हम मांग करें कि ऐसी जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो ऐसी उस खलीफा के खिलाफ ऐसा कोई भी ट्रीटी ना करे, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ था, इसके साथ बहुत सारे नेता, मुस्लिम नेता महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए। फिर एक अधिवेशन हुआ था, एक सेशन हुआ था एट कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता सेशन हुआ था, कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ था, जिसमें ये हुआ था सितंबर 1920 को, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ही कन्विंस्ड
other leaders of the need of start a non-cooperation movement in the support of खिलाफत as well for the स्वराज। ठीक है, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 को, तो इंडिया के जितने भी लीडर्स थे, हिंदू जितने भी लीडर्स थे, बड़े बड़े जो लीडर्स थे, इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पास कर दिया कि हम क्या करेंगे, हम मुसलमानों के साथ एकजुट होकर काम करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने कुछ बात कही थी कि खिलाफत स्पोर्ट्स ऑफ खिलाफत, हम खिलाफत का स्पोर्ट्स करते हैं, खिलाफत के साथ है, और इसके साथ ही हमें एक और अपने जो स्वराज है, देश की जो आज़ादी है, इसके लिए एक और मूवमेंट करेंगे, हम दोनों साथ मिलकर एक मूवमेंट करेंगे। उस मूवमेंट का नाम दिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपका खिलाफत के साथ समर्थन करते हैं, हम जो खिलाफत जो मूवमेंट है उसके साथ आपका समर्थन करते हैं, आपको भी हमारा समर्थन करना चाहिए, स्वराज के साथ हमें एक और मूवमेंट करना चाहिए, जिसका नाम बताया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और यहीं से क्या शुरू होती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन यहाँ से शुरू होता है। तो हमारा जो पहला जो पॉइंट था जिसमें हमने बात की थी, सबसे पहला था कि हमने बात की थी द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने खिलाफत मूवमेंट्स के बारे में बात की थी। तो आज हमने खिलाफत मूवमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगेन जो हमारी वीडियो आएगी वह आएगी असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। ठीक है, और यहाँ से क्या शुरुआत होती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। एक बार हम ब्रीफली इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये बताया है कि महात्मा गांधी थे, वो ये चाहते थे, जैसे ही रोलेट एक्ट जो मूवमेंट्स था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसा आंदोलन चाहिए जिसमें पूरे के पूरे समुदाय, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे अदर कास्टिज़म के लोग हो, सारे मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सारे एक ऐसा मूवमेंट करेंगे जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। ठीक है, ये कब संभव हो सकता है, जब तब संभव हो सकता था जब हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या हो, एकजुट हो। ठीक है, ऐसा इशू महात्मा गांधी को मिल गया, खिलाफत का इशू, कि खिलाफत के इशूज़ के माध्यम से हम पूरे के पूरे एकजुट हो सकते हैं। ठीक है, और एक ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। खिलाफत मूवमेंट क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था 1914 से लेकर 1980 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था वियना ट्रीटी। ठीक है, उसके बारे में हम पिछले बात कर चुके हैं। ठीक है, उसमें मन में ये बात थी, मुसलमानों के मन में ये बात थी कि अफवाह ये थी कि वहाँ के जो तुर्की थी उसकी हार हो गई, और वहाँ का जो किंग है जिसे पूरे इस्लामिक स्टेट्स का लीडर्स मानते हैं, उसके साथ कोई ऐसी संधि थोपी जाएगी उसकी जितनी पावर है पूरे वर्ल्ड में, जितना उसका मान सम्मान है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है कि उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बात की। मेन रूप से दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, इन्होंने बात की और एक कमेटी का गठन किया गया मार्च 1919 में। उस कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी। ये बम्बई में गठित किया गया था। इसके साथ ही वहाँ के जो इंडिया के जितने भी हिंदू लीडर्स थे, उन्होंने जो उसका जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, प्रत्येक साल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें इस प्रस्ताव की जो मांग थी उसको सहमति दे दी गई, और उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफत के साथ सहयोग करेंगे, आप हमारे स्वराज के लिए जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे तब हमारा साथ देना। और यहाँ से शुरुआत होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स की। ठीक है, तो यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद।